अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये केमिकल काइनेटिक्स की सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें, और अगर कोई डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ROR भी बोल सकते हैं, ठीक है। ROR इज़ डिफाइंड as change in concentration of any reactants or products involved in chemical reaction with respect to टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज होना रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। इसके एग्जांपल से आइए हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेते हैं जिसमें R जो है कन्वर्ट हो रहा है P में। R इज़ अ रिएक्टेंट एंड P इज़ अ प्रोडक्ट। तो इसका अगर हम इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें तो रेट ऑफ रिएक्शन हमको क्या मिलेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा decrease in concentration of R with respect to time taken, ठीक है, equals to increase in concentration of P with respect to time taken। अच्छा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होना। देखिए, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होने का इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इनिशियली रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, प्रोडक्ट नहीं रहते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तब प्रोडक्ट बनना शुरू होता है। मतलब सपोज़ करिए, अगर हम ऐसे छोटा सा ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो रिएक्टेंट खूब ढेर सारा शुरू में होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता जाता है, और प्रोडक्ट जो होता है क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये प्रोडक्ट की लाइन मान लीजिए, रिएक्टेंट की लाइन। तो रिएक्टेंट कम हो रहा है, इसीलिए हम डिक्रीज़ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज़ कर लें कि हमारे पास T1 टाइम इंटरवल पे, ठीक है, T1 किसी टाइम पे जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन R1 है, रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, R1 है, और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, P1 है, ठीक है। अब आफ्टर कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त सपोज करते हैं कि रिएक्शन थोड़ी देर चला, 2 मिनट चला, 10 मिनट चला, 5 सेकंड चला, 10 सेकंड चला, तो उसके बाद जो टाइम है वो T2 हो जाएगा। जब T2 पे हम आए तो हमको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या मिली, R2 मिली, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या मिली, P2 मिली, ठीक है। तो अब हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे पुट करने के लिए। तो उससे पहले हमको इनमें चेंज देखना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, तो चलिए देखते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, तो हमारे पास इनिशियली R1 था, फाइनली R2 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो R2 माइनस R1, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R क्या मिल गया हमको, डेल्टा R मिल गया। इसी तरह से अगर हम दूसरे की बात करें, यानी प्रोडक्ट की बात करें, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात की जाए तो हमारे पास इनिशियली P1 था, फाइनली P2 हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल P2 माइनस P1, तो रिमेनिंग आ जाएगा, तो डेल्टा P। सेम गोज़ फॉर टाइम की बात करें तो चेंज इन टाइम, या फिर टाइम इंटरवल कितना है, तो टाइम इंटरवल हमको क्या मिला, T2 माइनस T1 जैसे डेल्टा T। तो इन सब डेटा का इस्तेमाल करके इस वाले इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में हम लोग, हमारे पास ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा था, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज है तो माइनस साइन लगा देते हैं, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस साइन डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब इसमें हमने माइनस और प्लस साइन लगाया। ये माइनस और प्लस साइन बेसिकली सिग्निफाई कर रहा है कि क्या हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए जो माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T है, बेसिकली ये बता रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ
अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट को। ठीक है, यहाँ पर जो माइनस साइन है वो बता रहा है कि रिएक्टेंट धीरे धीरे गायब हो रहा है या डिसअपियर हो रहा है या कम होता जा रहा है। ठीक, और जो प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है ये हमको बता रहा है इट इज़ अ रेट ऑफ अपीयरेंस, मतलब प्रोडक्ट जो है बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, बन के आया है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे इससे, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो माइनस और प्लस साइन का बस यही मतलब है कि जो माइनस में है वो डिसअपियरेंस को शो कर रहा है और जो प्लस में है वो किसको शो कर रहा है, अपीयरेंस को। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ केमिकल इक्वेशन से। तो हमारे पास एक रियल लाइफ केमिकल इक्वेशन है PCl5, ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, PCl5 डिकम्पोज होता है PCl3 में और क्लोरीन गैस में। ठीक, तो इसके केस में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो, उसका फार्मूला ये है कि निगेटिव ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट PCl5 है तो निगेटिव डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 कर लेंगे अपॉन टाइम के साथ, इक्वल्स टू क्या क्या अपीयर हो रहा है, तो प्लस डेल्टा, एक PCl3 बन रहा है और दूसरा हमारा क्या बन रहा है, प्लस डेल्टा Cl2 बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं इसको। तो इस इक्वेशन में यानी ये जो हमने रिएक्शन लिखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसमें माइनस साइन ये वाला जो पार्ट बता रहा है ये डिसअपियरेंस के बता रहा है। ठीक है, ये सिग्निफाई कर रहा है किसको, डिसअपियरेंस को, किसके, PCl5 के, डिसअपियरेंस ऑफ PCl5, मतलब टाइम के साथ जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो PCl5 धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, और इन दोनों में जो प्लस साइन है ये अपीयरेंस बता रहा है। ठीक है, यानी कि ये प्रोड्यूस हो रहा है या बनना शुरू हो गया है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ PCl3 एंड Cl2 को। तो इस तरह से हम लोग रियल लाइफ में इक्वेशन पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो हमने जो बात की वो सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट की बात की। ठीक है, हमारे पास ऐसे भी सिनेरियोज आते हैं जिनमें कई सारे रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। तो एग्जांपल जनरल रिएक्शन है। ठीक है, जनरल रिएक्शन जैसे मान लीजिए A + B है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो C + D आ रहा है। तो ऐसे केस में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस पहले प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्लस लगा लेते हैं या पहले दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट भी। तो हम अब जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते हैं। तो निगेटिव डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू निगेटिव डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो मतलब ये पूरा जो है हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जो ख़ास बात वो ये है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात ये है कि हम किसी भी एक प्रोडक्ट से, है ना, चाहे किसी भी एक रिएक्टेंट से या चाहे किसी भी एक प्रोडक्ट से हम पूरे रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई क्वेश्चन हो जिसमें सिर्फ ए का कुछ सारी चीज़ें दी हुई हों तो हम उससे रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको बी भी पता होना चाहिए, सी भी पता होना चाहिए, डी भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए किसी क्वेश्चन में दिया कि इफ़ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज़, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि 13 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट। तो यहाँ पर ए रिएक्टेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर निगेटिव डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गी हुई है 13। तो इसका मतलब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन भी 13 हो गया। ठीक है, 13 मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो बेसिकली एक डेटा से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, पूरे रेट ऑफ रिएक्शन को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब
आ जाते हैं इनकी यूनिट पे। अच्छा, यहाँ पर हमने यूनिट मेंशन कर दी है, देख लेते हैं कि यूनिट निकलती कैसे है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट अभी हमने पढ़ा ना कि रेट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है किसी भी एक के, तुम किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी ले लेते हैं। एक रिएक्टेंट है ये, जो एक प्रोडक्ट है ये, ठीक है, जो अपीयर हो रहा है। तो ये मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो हमारे पास ये लीटर नीचे आ जाएगा, तो आ जाता है मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। या फिर किसी किसी सिनेरियो में मिनट से बात होती है, तो हम इसी को चेंज करके मोल पर लीटर पर मिनट भी कर सकते हैं। वो टाइम की किस यूनिट में है मेंशन, उसके ऊपर भी इस तरह से हमारे पास सवाल बन सकता है। तो ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसी आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिएगा और भी स्टूडेंट से शेयर कीजिएगा। थैंक यू।